हेलो माय डियरेस्ट स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी इकट्ठा करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। तो मनुष्य के पाचन तंत्र में देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, देखिए इसके पहले जो है हमने देखिए ये मनुष्य का पाचन तंत्र का क्या है, ये डायग्राम है, ठीक है। मनुष्य के पाचन तंत्र का क्या है, ये डायग्राम है। देखिए ये सब, देखिए जब भी हम कोई भोजन करते हैं ना तो मुख से स्टार्ट करते हैं। देखिए पाचन की क्रिया जो होती है वो किससे शुरू होती है, मुख से। मुख के बाद कहाँ है, जब जीभ पे जाता है तो हम लोग किसी वस्तु को, मतलब किसी भी पदार्थ के हम स्वाद को टेस्ट करते हैं, ठीक है। जीभ के बाद जो है ना ग्रसनी में जाता है। जब यहाँ पे सलाइवा मिक्स होता है तो ग्रसनी में जाता है, और इसको क्या कहता है, मतलब इसको जो है, मतलब आप कहते हो इसको जो है, ये मतलब इसको इसमें मतलब लसा जैसा ला जाता है, कि मतलब फिसलन ला जाता है, कि ये जो है ग्रसनली के माध्यम से ग्रसिका में जाता है, और ग्रसिका के माध्यम से कहाँ पहुँचता है, ग्रसिका के माध्यम से ये पहुँचता है कहाँ पे, हमारे हमारे जो है आमाशय में, आमाशय में, ठीक है। आमाशय के बाद जो है भोजन जो है कहाँ पहुँचता है, छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद में बाबू, बड़ी आंत के बाद में, आंत में जो है उसके बाद जाता है कहाँ, जाता है रेक्टम में, और रेक्टम के बाद कहाँ जाता है, एनस के माध्यम से बाहर निकलता है, जो कि इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग का चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इसके बारे में विस्तार से हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे कि मनुष्य का पाचन तंत्र क्या है, ठीक है। तो देखिए मनुष्य का पाचन तंत्र समझिए। मनुष्य जो है ना, मनुष्य मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाचन के लिए विशेष अंग होता है। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतु के लिए, मनुष्य हो गया या उससे भी मतलब मनुष्य हो गया, चाहे उच्च श्रेणी के जो जितने भी जंतु होते हैं ना, उन्हें पाचन के लिए क्या है, विशेष अंग होता है, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। आहार नाल किसे कहते हैं, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है। क्या होता है, एक विशेष अंग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब आहार नाल के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे। देखिए आहार नाल, आहार नाल से संबंध पाचक ग्रंथियाँ। आहार नाल से किसका संबंध है जी, पाचक ग्रंथियाँ। और पाचन क्रिया मिलकर, पाचन ग्रंथियाँ और पाचन क्रिया मिलकर किसका निर्माण करता है, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आहार नाल से संबंध जो है पाचक ग्रंथियाँ और पाचन क्रिया, ये दोनों मिलकर पाचन तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब देखिए आहार नाल की, आहार नाल जो है, आहार नाल, आहार नाल यह एक कुंडलित रचना है। क्या कौन रचना है जी, कुंडलित रचना है। आहार नाल जो है यह एक कुंडलित रचना है। आहार नाल की जो लंबाई होती है 8 मीटर से 10 मीटर तक होती है। आहार नाल जो है एक कुंडलित रचना है, और इसकी जो लंबाई होती है 8 मीटर से 10 मीटर तक होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 मीटर से 10 मीटर तक। देखिए यह जो है मुख गुहा से शुरू होकर, आहार नाल जो है मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली रहती है। कहाँ तक फैली रहती है जी, मुख गुहा से शुरू होकर कहाँ तक फैली रहती है, मल द्वार तक फैली रहती है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। अब देखिए मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है। मुख गुहा जो होता है आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है, ठीक है। जैसे बताया है कि आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है मुख होता है, ठीक है। तो मुख गुहा जो होता है आहार नाल का क्या होता है, सबसे पहला भाग होता है। देखिए यह जो है ना ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरा होता है। मतलब जो है मुख गुहा जो है ऊपरी और निचले जबड़े से क्या होता है, घिरा रहता है। यह ऊपरी और निचले जबड़े से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है, ठीक है। मुख गुहा से जीभ और दांत होते हैं। मुख गुहा में क्या रहता है जी, जीभ पाया जाता है और दांत पाया जाता है। आपसे कहा जा सकता है मुख गुहा जो है आहार नाल का क्या होता है, पहला भाग होता है। यह जो है ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरा होता है। किससे घिरा रहता है जी, ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़ा से क्या होता है, घिरा रहता है। मुख गुहा में क्या होता है, जीभ तथा दांत होते हैं। मुख गुहा में क्या पाया जाता है, जीभ और दांत पाए जाते हैं। देखिए हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। हमारे मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है जी, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है। हमारे जो मुख गुहा है इसमें 3 जोड़ी क्या पाई जाती है, लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है। अब देखिए ये लाल ग्रंथियाँ जो है ना, ये लाल ग्रंथियाँ, ये लाल ग्रंथियाँ से निकलने वाला सबसे प्रमुख एंजाइम क्या कहते हैं, टाइलिन कहते हैं। जो लाल ग्रंथि से निकलने वाला सबसे प्रमुख एंजाइम होता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइलिन कहते हैं। लाल ग्रंथि से निकलने वाले जो है सबसे प्रमुख एंजाइम होता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, टाइलिन। लाल ग्रंथि से, लाल ग्रंथि से निकलने वाले सबसे प्रमुख एंजाइम क्या कहते हैं, टाइलिन कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं, देखिए
भोजन का पाचन जो है मुख गुहा से प्रारंभ होता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से प्रारंभ होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा टाइलिन किसका पाचन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? तो टाइलिन। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन करता है वो कौन करता है? टाइलिन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? टाइलिन करता है। आपसे पूछा जा सकता है हमारे मुख में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक है, लाल ग्रंथि से निकलने वाला सबसे प्रमुख एंजाइम क्या है? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टाइलिन कहते हैं। ठीक है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है जी? मुख गुहा से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख गुहा से प्रारंभ होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए टाइलिन जो है, टाइलिन किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग जीभ के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हो कि जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं। आप अपना जीभ पर देखिएगा, बहुत छोटे छोटे छोटा अमहौरी जैसा नहीं होता है, वैसे दिखाई देगा। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वाद कलिया को बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? स्वाद कलिया पे देखिएगा, जब कभी आप गर्म चाय पी लीजिएगा ना, तो ये जो है ना आपका जीभ जल जाता है, तो इससे जो है स्वाद कलिया क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। कोई भी चीज़ खाइएगा उस समय तो उसका स्वाद नहीं आता है। तो देखिए अब देखिए जीभ के ऊपर जो है ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे क्या होते हैं? अंकुर होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्वाद कलिया कहते हैं। गॉट इट? देखिए इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा भोजन के मीठा, खारा, खट्टा और कड़वा आदि का ज्ञान होता है। देखिए जीभ में टेस्ट बड मैंने स्वाद कलिया 4 को होता है। हमारे जीभ पे जो है स्वाद कलिया कितने होते हैं? 4। पहला होता है आपका क्या? मीठा, दूसरा होता है आपका खारा, तीसरा होता है आपका खट्टा और चौथा होता है कड़वा। ठीक है, जीभ पर कितने स्वाद कलिया होता है? 4 स्वाद कलिया होता है। कौन कौन? आपका हो गया पहला मीठा, दूसरा हो गया खारा, तीसरा हो गया खट्टा और चौथा हो गया कड़वा। ठीक है, क्या हो गया जी? कड़वा आदि का ज्ञान होता है। किससे ज्ञान होता है जी बाबू? हमारे स्वाद कलिया द्वारा क्या होता है? ज्ञान होता है। अब हम लोग जानेंगे बाबू दांत के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? दांत के बारे में जानकारी को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। दांत के बारे में हम लोग जानकारी को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। दांत, ठीक है, तरीके, हाँ, किसके बारे में जानेंगे बाबू? हम लोग दांत के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों के पास दांत है ना? कितने दांत हैं आप लोगों के पास? कमेंट करके बताइए आप लोगों के पास कितने दांत हैं। ठीक है, चलिए दांत के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। देखिए अब समझिए दांत के बारे में। चलिए इसको थोड़ा सा और छोटा कर दें कि आप लोगों को पूरा बेटर दिखाई दे। चलिए दांत देखिए, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं बाबू? दांत के बारे में। आप सबको दांत के बारे से मतलब दांत के बारे में जानते ही होंगे। आप लोगों के पास खुद का दांत है ना? तो ऐसे कमेंट करके बताइए अपने दांत के बारे में, कुछ 5 गुण बताइए। तो सबसे पहले हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जानते हैं दांत। दांत वह भाग है जो मसूड़े में धंसा रहता है। कहाँ धंसा रहता है दांत जी? मसूड़ा में। आपसे पूछा जाएगा दांत कहाँ धंसा रहता है? तो मसूड़े में क्या रहता है? धंसा रहता है। दांत जो है कहाँ धंसा रहता है? मसूड़े में। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं बाबू? जड़ कहलाता है। मतलब दांत वह भाग है जो मसूड़े में क्या होता है? मसूड़े में धंसा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। जड़ कहते हैं ना? देखिए वह भाग जो मसूड़े के ऊपर होता है। देखिए वह भाग, वैसा भाग जो मसूड़े का होता है ऊपर निकला होता है, वैसा भाग जो मसूड़ा होता है ना, मसूड़ा, इसके क्या होता है? ऊपर निकलता है, सिरा या शिखर कहलाता है। मतलब जो वैसा भाग जो मसूड़ा से ऊपर निकल रहता है ना, उसे क्या कहते हैं जी? उसे क्या कहते हैं? सिर या शिखर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जड़ तथा शिखर के बीच वाला भाग को ग्रीवा या गर्दन कहता है। देखिए जड़ और शिखर एक बीच वाले जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। चलिए अब चलिए देखिएंगे दांत जो है ना, प्रत्येक दांत के भीतर एक क्या होता है? मज्जा गुहा होता है। मज्जा गुहा, दांत के भीतर जो है क्या होता है? एक मज्जा गुहा होता है। बाबू इसमें थोड़ा डायग्राम हम लिखना मतलब लाना भूल गए। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम लोग अच्छा से इसको समझेंगे। ठीक है, प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होता है। मज्जा समझते हो ना? वो मजा नहीं जो आप लोग खाते हो 1 रुपया मिल जाता है। ठीक है, ये मज्जा गुहा होता है। ठीक है, जिसके ऊपर जो होता है क्या होता है? दंत अस्थि या डेंटाइन होती है। दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होता है, इसके ऊपर जो है दंत अस्थि या क्या होता है? डेंटाइन होता है। ठीक है, ये डेंटाइन जो है दांत के अधिकांश भाग तैयार करती है। आपसे पूछा जाएगा दांत का अधिकांश भाग कौन तैयार करता है बाबू? तो हमारे डेंटाइन साहब जो है ये क्या करते हैं? दांत के अधिकांश भाग को तैयार करते हैं। ठीक है, अब देखिए डेंटाइन जो है ना, ये हड्डी इतनी मजबूत होती है, ये हड्डी जो है इतनी मजबूत होती है, मजबूत तथा पीले रंग की होती है। देखिए
इसमें जो हड्डी होती है ये क्या होती है, बहुत मजबूत और पीले रंग की होती है। देखिए शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है ना, सबसे मजबूत पार्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा जबड़ा होता है। ठीक है, ये जो है ना, इसमें जो हड्डी जो पाई जाती है वो बहुत मजबूत और क्या होती है, पीले रंग का होता है। ठीक है, देखिए डेंटाइन के ऊपरी वाला परत इनेमल की एक कड़ी परत होती है। डेंटाइन के जो ऊपर इनेमल की क्या होती है, एक परत होती है। डेंटाइन के ऊपर कौन परत पाई जाती है जी, इनामेल का एक कड़ी परत होती है। डेंटाइन के ऊपर इनामेल का क्या होता है, डेंटाइन के ऊपर इनामेल का एक क्या होता है, कड़ी परत होता है, जो हमें दांतों की क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। दांतों की क्या करती है, जो दांतों की क्या होती है, सुरक्षा देती है। डेंटाइन के ऊपर क्या रहता है जी, इनामेल रहता है। डेंटाइन के ऊपर क्या रहता है, इनामेल। ठीक है, इनामेल की क्या होता है, कड़ी परत होती है। दांतों की सुरक्षा कौन करता है जी, हमारा इनामेल। ठीक है, देखिए डेंटाइन के ऊपर क्या होता है, इनामेल होता है, और ये इनामेल जो होती है क्या होती है, बहुत कड़ी परत होती है। ये जो हमें क्या कहते हैं, दांतों की क्या कर देती है, सुरक्षा देती है। चलिए देखिए मानव शरीर में सबसे कठोर भाग दांतों का इनामेल ही होता है। जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर, इसमें सबसे कठोर भाग जो होता है वो दांतों का इनामेल ही होता है। आपसे पूछा जाएगा, बाबू बताइए कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांतों किसका होता है जी, दांतों का होता है। और दांतों में किसका होता है जी, तो इनामेल का। किसका होता है बाबू, इनामेल का। ठीक है, देखिए दांत जो होता है ना, भोजन को काटने और चबाने का करता है। दांत का क्या काम है जी, भोजन को काटना और चबाना। अब पूछिएगा सर काटा कैसे जाता है, तो देखिएगा जब आप धागा उगा लेते हो ना, दांत से कैसे कूटने काट देते हो, काटते हो ना, या कोई वस्तु है जो कटने वाला नहीं है, जैसे मान लीजिए बिस्किट खा रहे हो, बिस्किट का रेपर फाट नहीं जा रहा है। रेपर समझते हो ना, रेपर मतलब होता है जो उसका जो ऊपर जो कागज़ का लगा रहता है ना, प्लास्टिक का, वो फाटता नहीं है। तब दांत धरते हो तो कर देना, फाड़ देते हो, फाड़ते हो ना। तो दांत का जो काम है ना, वो भोजन को काटने और चबाने का कार्य करता है। दांत जो है भोजन को काटने और चबाने का कार्य करता है। देखिए एक वयस्क जो मनुष्य होता है, जो वयस्क मनुष्य जिसका एज जो है कम से कम 35 साल के ऊपर हो जाता है, उसके शरीर में कितना दांत होता है जी, 32 दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं, 32। आप लोगों के शरीर में जो है अभी 32 दांत नहीं हुएंगे। आप लोगों के शरीर में लगभग 24 या 28 दांत ही होंगे। ठीक है, अब देखिए दांत, ये दांत के प्रकार के बारे में, दांत जो है कितने प्रकार के होते हैं जी, दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी, 4 प्रकार के। ये दांत जो है 4 प्रकार होता है। पहला जो है जिसको हम कर्तनक या इंसाइजर बोलते हैं। कर्तनक हिंदी में बोलते हैं, और इंसाइजर जो है कथी बोलते हैं, इंग्लिश से बोलते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक होता है कर्तनक या इंसाइजर, दूसरा होता है भेदक या कैनाइन, दूसरा क्या कहते हैं, भेदक या कैनाइन। तीसरा है बाबू अग्रचवर्णक या प्रीमोलर। अग्रचवर्णक हिंदी नाम है और प्रीमोलर जो है इंग्लिश नाम है। और चौथा है बाबू, चौथा है चौवर्णक या मोलर। चौथा क्या है बाबू, चौवर्णक या मोलर। दांत कितने भाग होते हैं, तो दांत के हमारे 4 भाग होते हैं। कोई पूछेगा बाबू आपके दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 4 प्रकार। कौन कौन, तो पहला है कर्तनक या इंसाइजर, दूसरा है भेदक या कैनाइन, तीसरा है अग्रचवर्णक या प्रीमोलर। ठीक है, तीसरा है अग्रचवर्णक या प्रीमोलर, और चौथा है हमारा बाबू क्या, चौथा हमारा क्या है बाबू, चौवर्णक या मोलर। ठीक है, इन सब के कार्य के बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी इकट्ठा करेंगे। तब तक के लिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए दांतों की अम्लता बढ़ जाने के कारण दांतों का रंग क्या होता है, खराब हो जाता है। दांत का खराब हो जाता है, तो देखिए दांतों में अम्लता बढ़ जाने के कारण दांत क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। दांत खराब क्या होता है, तो दांतों में अम्लीयता के बढ़ जाने के कारण, किसके बढ़ जाने के कारण बाबू, अम्लीयता के बढ़ जाने के कारण दांत क्या होता है, खराब हो जाता है। दांत क्या खराब हो जाता है, तो दांतों में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाने के कारण दांत हमारा क्या होता है, खराब हो जाता है। दांत में किसकी मात्रा बढ़ जाने के कारण खराब हो जाता है जी, तो दांत में अम्लीयता की मात्रा का बढ़ जाने के कारण क्या होता है, दांत में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाने के कारण हमारा दांत क्या होता है, खराब हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दंत अस्थि क्षय बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बाबू, दंत अस्थि क्षय बोलते हैं। देखिए दांतों में अम्लीयता के बढ़ जाने के कारण, दांतों में किसकी बढ़ जाने के कारण जी, अम्लीयता के बढ़ जाने के कारण दांतों का खराब हो जाना क्या कहता है, दंत अस्थि क्षय कहलाता है। ठीक है, अब समझिए ग्रसनी मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। देखिए मुख गुहा का पिछला भाग, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है जी, ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी किसे कहते हैं, ग्रसनी किसे कहते हैं, आपसे पूछा, सिंपल पूछा जाए बाबू कि ग्रसनी क्या है, तो ग्रसनी जो है आप बताइएगा, ग्रसनी क्या है, तो ग्रसनी जो है मुख गुहा का क्या है, पिछला भाग क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है।
ग्रसनी किसे कहते हैं? तो मुंह गुहा के पिछले भाग को क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। मुंह गुहा के पिछले भाग को क्या कहते हैं जी? ग्रसनी कहते हैं। देखिए ग्रसनी में जो होता है 2 छिद्र होता है। ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं जी? 2 छिद्र होते हैं। ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं? तो 2 छिद्र होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं निगल द्वार। ग्रसनी में 2 छिद्र होता है, जिसे क्या बोलते हैं? एक पहला है निगल द्वार और दूसरा है क्या बाबू? कंठ द्वार। ग्रसनी में कितने भाग होते हैं? ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं? 2 गो। मैंने जब आप भोजन करते हो ना, तो भोजन जब अंदर जाता है तो यहाँ पे 2 गो छिद्र होता है, जिसको एक को बोलते हैं निगल द्वार। पहले का बोलते हैं? निगल द्वार। और दूसरा का बोलते हैं कंठ द्वार। अब जानते हैं निगल द्वार क्या होता है और कंठ द्वार क्या होता है। तो निगल द्वार जो होता है बाबू, निगल द्वार, ये निगल द्वार जो है आहार नाल के अगले भाग ग्रसनली में खुलता है। जब हम निगल द्वार में जब भोजन करते हैं ना, तो निगल द्वार द्वारा, ठीक है, निगल द्वार के अगले भाग ग्रसनी में क्या होता है? खुलता है। अब कंठ द्वार क्या होता है? तो ये कंठ द्वार जो होता है, कंठ द्वार जो श्वासनली में खुलता है। कंठ द्वार कहाँ खुलता है जी? श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार कहाँ खुलता है? श्वास नली में खुलता है। और निगल द्वार कहाँ खुलता है जी? आहार नाल के अगले भाग में खुलता है। आपसे पूछा जाएगा बाबू निगल द्वार कहाँ खुलता है? तो आहार नाल के अगले भाग में खुलता है, ठीक है। और कंठ द्वार कहाँ खुलता है? तो कंठ द्वार जो है श्वास नली में खुलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। देखिए अब हम देखिए कंठ द्वार और निगल द्वार, कंठ एवं निगल द्वार के बीच एक पट्टी जैसी रचना होती है। कंठ द्वार और निगल द्वार के बीच क्या होती है जी? एक पट्टी जैसी क्या होती है? रचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं बाबू? इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं एपिगैलोटिस। क्या बोलते हैं जी? एपिगैलोटिस। देखिए कंठ द्वार और निगल द्वार, कंठ एवं निगल द्वार के बीच क्या होता है? एक पट्टी होता है, माने पट्टी जैसे रचना होता है, माने कंठ द्वार और निगल द्वार, ठीक है। इसके बीच जो है एक पट्टी जैसी रचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं? जो क्या कहलाती है जी? एपिगैलोटिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिगैलोटिस कहलाती है। जब मनुष्य भोजन करता है ना, जब मनुष्य भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है। जब मनुष्य हम लोग भोजन करते हैं ना, तो कंठ, ये जो एपिगैलिट्स जो है, एपिग्लॉटिक्स जो है, ये क्या करती है? ये पट्टी जो है कंठ द्वार को क्या करती है? ढक देती है। जब मनुष्य जो है भोजन करता है तो यह पट्टी जो है एपिगैलोटिक्स, ये कंठ द्वार क्या करती है? ढक देती है, जिससे भोजन जो है श्वास नली में नहीं जा पाता है। देखिएगा जब आप जल्दी में भोजन करते हैं ना, तो ये भी कन्फ्यूज हो जाता है कि कंठ द्वार खोले कि निगल द्वार खोले। तो इसमें का जब मिस्टेक हो जाएगा तो आपका जो है ना कंठ द्वार में जैसे घुसेगा ना, तो आपको क्या आएगा? उसी समय जो सड़क जाएगा, सड़केगा तो आप नाक में मुंह में सब जो है चावल वावल सब फेंक दीजिएगा, जो खाइएगा वो फेंक दीजिएगा। तो वही जो होता है जब कंठ द्वार, देखिए जो है मतलब निगल द्वार की पट्टी जो है, जब भोजन करते हैं तो निगल द्वार की पट्टी खुलती है, कंठ द्वार की पट्टी क्या होती है? ढक जाती है, ठीक है। तो जब हमारा भोजन का कोई भी अंश जो है ना, जब निगल द्वार में जब प्रवेश कर जाएगी ना, तो जब निगल द्वार में प्रवेश कर देगी तो भोजन जो है कहाँ चल जाएगी? श्वास नली में चल जाता है। और जब श्वास नली में चल जाएगा तो हमें क्या आएगा? हमें छींक आएगा, सरकेगा, जिससे जो है जो भोजन जो है हमारे श्वास नली में पहुँचा है उसको क्या कर देगा? वो बाहर निकाल देगा, ठीक है। चलिए अब देखिए मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वारा ग्रास नली में पहुँचता है। मुख गुहा से जो है देखिए लार निकलता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवा, ठीक है। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन कहाँ जाता है जी? निगल द्वारा ग्रास नली में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? ग्रास नली में पहुँचता है। और ये ग्रास नली से होता हुआ भोजन जो है कहाँ पहुँचता है? आमाशय में पहुँचता है। आपको बताया है फिगर में कि जब हम करते हैं ना, मुख गुहा में जो भोजन जो है लार से सना हुआ भोजन कहाँ जाता है? निगल द्वार जाता है, ठीक है। और निगल द्वार से कहाँ आता है? ग्रास नली में पहुँचता है। और ये ग्रास नली से होता हुआ ये भोजन जो है कहाँ पहुँचता है? आमाशय में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? आमाशय में। और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। देखिए भोजन का पाचन कहाँ? ग्रास नली में नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं आमाशय के बारे में। किसके बारे में जी? आमाशय के बारे में। तो देखिए ये आमाशय है आपका, ठीक है। ये फोटो जो है दिखाई दे रहा है, ये किसका है जी? आमाशय का। देखिए आमाशय जो होता है एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। आमाशय की रचना कैसी होती है जी? एक चौड़ी थैली जैसी इसकी रचना होती है। आमाशय की रचना कैसी होती है जी? एक चौड़ी थैली जैसी इसकी रचना होती है, जो उदर गुहा के बाई ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। कहाँ फैली होती है जी? उदर गुहा के बाई ओर से। जो उदर गुहा है इसके बाई ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में क्या होती है? फैली होती है। अब देखिए आमाशय का अग्रभाग कार्डियक
कहलाता है। अमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है जी? कार्डियक कहलाता है। अमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है? कार्डियक। आपसे पूछा जाएगा अमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है? अमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है जी? कार्डियक कहलाता है। तथा पिछला भाग क्या कहलाता है जी? पाइलोरिक कहलाता है। अमाशय का अग्रभाग कार्डियक कहलाता है और पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है। कोई दिक्कत? अमाशय का अग्रभाग क्या क्या कहलाता है बाबू? कमेंट करके बताइए तो जल्दी। तो अमाशय का अग्रभाग जो है कार्डियक कहलाता है और दूसरा भाग क्या कहलाता है? पिछला भाग क्या कहलाता है? पाइलोरिक कहलाता है। समझ में आया आप सबको? देखिए बाबू, इसको कॉपी कलम लेकर रखिए और इस सबको मतलब कॉपी में उतारते चलिए, जिससे क्या एक नोट्स बन जाएगा आपका, ठीक है। और घर पे 2 बार 3 बार इसको पढ़ लीजिए या वीडियो को स्किप कर 2 बार देखिए, इसको ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, ठीक है। याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब आप किसी भी टॉपिक को एक बार जब समझ जाइएगा ना, तो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं जठर ग्रंथियाँ के बारे में। किसके बारे में जी? जठर ग्रंथियाँ। जठर ग्रंथियाँ जो है ना, ग्रंथियों की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। जठर ग्रंथियों की जो कोशिकाएं होती है कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार की होती है बाबू? 3 प्रकार के। जठर ग्रंथि की जो कोशिकाएं होती है, ये कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है जी? 3 प्रकार की होती है। पहला है बाबू, पहला क्या है? श्लेष्मा या म्यूकस। इसको हिंदी में श्लेष्मा बोलते हैं और इंग्लिश में म्यूकस बोलते हैं, ठीक है। जठर ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, ठीक है। जठर ग्रंथि कितने प्रकार की होती है बाबू? 3 प्रकार की। पहला है श्लेष्मा या म्यूकस। दूसरा है बाबू भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं। क्या जी? भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं। और तीसरा है बाबू मुख्य या जाइमिन कोशिकाएं। मुख्य या जाइमिन कोशिकाएं। जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है, ठीक है। पहला है बाबू श्लेष्मा या म्यूकस, ठीक है। दूसरा है भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं और तीसरा है बाबू मुख्य या जाइमिन कोशिकाएं। चलिए सबके बारे में हम डिटेल जानेंगे, ठीक है। अब जानिए, इन 3 प्रकार की कोशिकाओं का स्राव का सम्मिलित रूप जठर रस कहलाता है। जो तीनों प्रकार की जो कोशिकाएं हैं ना, उनका जो स्राव का जो सम्मिलित रूप जो होता है, मतलब जो 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, कौन कौन कोशिकाएं होती है आपका? श्लेष्मा या म्यूकस, भित्तीय अम्लजान कोशिकाएं और मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं जो होती है। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव को क्या बोलते हैं? इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप क्या कहता है? जठर रस कहलाता है, ठीक है। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित जो रूप होता है वो क्या कहलाता है? जठर रस कहलाता है। अब देखिए जठर रस का क्या काम है। देखिए जठर रस में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस या श्लेष्मा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। देखिए जठर रस में क्या क्या होता है जी? जठर रस में क्या होता है बाबू? तो जठर रस में सबसे पहले क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। दूसरा होता है बाबू आपका म्यूकस होता है। तीसरा होता है या श्लेष्मा होता है। ये सब जो है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। ये सब क्या होता है जी? निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। जठर रस में क्या होता है जी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, म्यूकस होता है, म्यूकस कहिए या श्लेष्मा कहिए, ठीक है। ये सब जो होता है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। सॉरी, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो स्राव है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्ल कोशिका से होता है। किसका कोशिका से होता है? अम्लजन कोशिकाओं से होता है, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये क्या करता है? जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन है ना, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, इसको जो है सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में क्या करता है? बदल देता है। चलिए अब समझिए पेप्सिन का क्या काम है। देखिए पेप्सिन जो है भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन जो होता है भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर, भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे कहाँ बदल देता है बाबू? पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन जो है भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके उसे कहाँ बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है। अब समझेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये क्या होता है? जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना खतरनाक होता है कि इसमें आप कोई ब्लेड डाल दीजिएगा, ब्लेड, ये जो है इसको 5 से 6 सेकंड में क्या कर देगा? इसको गला देगा। इतना खतरनाक होता है।
ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जो है ना हमारे पेट की रक्षा कौन करता है, ये जो म्यूकस होता है वही क्या करता है, हमारे पेट मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारे पेट को क्या करता है, पेट का रक्षा करता है। ठीक है, देखिए पेट में जो होता है ना, हमारा पेट में स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है देखिए एक जो है जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है, जितने भी जीवाणु होते हैं उसको क्या करता है, नाश भी करता है, और खतरनाक भी है। इतना खतरनाक है कि आप किसी ब्लेड को डाल दीजिए ना, तो ब्लेड को लाते हुए उसको क्या करेगा, टाइम जो है नहीं लगेगा। आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आपके पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उससे कौन बचाता है जी, म्यूकस बचाता है। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जीवाणुनाशक की तरह क्या करता है, कार्य करता है, तथा भोजन के साथ आने वाले जितने भी बैक्टीरिया है ना उसको नष्ट कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये क्या करता है, जो जीवाणुनाशक होता है उसकी तरह काम करता है। आप जब भोजन करते हो ना, और भोजन में आने वाले बहुत सारे बैक्टीरिया होता है, जो जर्म्स होता है, जब पेट में प्रवेश करेगा उसे क्या कर देगा, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कर देगा, इसका काम का है इसको नष्ट कर देगा। चलिए अब देखिए म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिकाओं से होता है। म्यूकस का स्राव किससे होता है जी, म्यूकस कोशिकाओं से होता है। म्यूकस का स्राव किससे होता है जी, इसका स्राव जो है म्यूकस कोशिकाओं से होता है। ठीक है, म्यूकस जो होता है, म्यूकस ये आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से क्या करता है, सुरक्षा करता है। आमाशय की देखिए म्यूकस जो होता है, म्यूकस ये जो है, इस म्यूकस का स्राव कौन करता है जी, म्यूकस कोशिकाओं से होता है। म्यूकस का स्राव किससे होता है जी, म्यूकस कोशिकाओं से होता है। म्यूकस का स्राव किससे होता है जी, म्यूकस कोशिकाओं से होता है। और ये म्यूकस जो है ना आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को, म्यूकस जो है आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से क्या करता है, सुरक्षा रखता है। किससे सुरक्षा रखता है जी, एंजाइम पेप्सिन से क्या करता है, सुरक्षा रखता है, जो कि पहले हमने बताया है। अब देखिए आज इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ठीक है, कोशिश यही रहेगा कि इस चैप्टर आज का हो जाए, समाप्त हो जाए। देखिए मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर का स्राव होता है। देखिए मनुष्य के जो आमाशय है ना, इसमें प्रतिदिन कितने लीटर जठर का स्राव होता है जी, 3 लीटर। मनुष्य के आमाशय में लगभग प्रतिदिन लगभग कितने लीटर जठरस का स्राव होता है, तो मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठरस का होता है, स्राव होता है। ठीक है, मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन कितने लीटर जठरस का स्राव होता है बाबू, 3 लीटर। ठीक है, देखिए आमाशय की ग्रंथियों से कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्राव होने लगता है। जो आमाशय हो ना उसकी ग्रंथि से, जो आमाशय है उसकी ग्रंथि से कभी कभी क्या होता है, बहुत अधिक अम्लीय का स्राव होने लगता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक सिक्रेशन होने लगता है। मतलब आमाशय की ग्रंथि से कभी कभी अत्यधिक जो है अम्लीय स्राव होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, इनकी दीवार सुरक्षित रखने वाले म्यूकस का स्राव क्या होता है, घट जाता है। आपको पता है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की दीवार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सुरक्षा हमारे पेट में जो होता है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उससे सुरक्षा कौन करता है ना, म्यूकस करता है। तो जब हमारे आमाशय की ग्रंथियों में कभी कभी क्या होता है, अत्यधिक अम्लीय के स्राव होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, जो इनकी दीवार है ना, दीवार को सुरक्षित रखने वाला जो म्यूकस है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमें बचाता है, उसको सुरक्षित करने वाला जो दीवार होता है, वो म्यूकस का स्राव क्या होता है, घट जाता है। कितना है जी, बहुत सारा है। ठीक है बाबू, आज के लिए इतना ही। कल जो है हम लोग क्या करेंगे, कल जो है किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू, ठीक है, कल जो है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। कल फिर हम लोग मिलेंगे 8:30 बजे। ठीक है, तब तक आप लोग जो है डेली क्लास कीजिए।